हेलो स्टूडेंट्स, जो लोग क्लास 12 साइंस के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए केमिस्ट्री का अब सीरीज़ शुरू होगा। जब तक केमिस्ट्री का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक के लिए लगातार इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। और साथ ही साथ हम लोग क्लास 11th का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो अभी सर क्लास लेंगे या आगे जो सर PDF पढ़ाएंगे, ये सारा PDF, अगर बहुत सारा बच्चा बोलता है सर वीडियो से नहीं लिख पाते हैं तो ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। करना क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट PDF लेने के लिए, तो ये सारा PDF, चूँकि व्हाट्सअप ग्रुप तो है नहीं आप लोगों का नंबर मेरे पास है नहीं जो व्हाट्सअप में आप शेयर कर दें। तो ऐसी स्थिति में और पर्सनली किसी को भेजना बहुत मुश्किल है। हर बच्चा बोलता है कि हमको PDF भेज दीजिए, पॉसिबल नहीं है ये। तो सबसे अच्छा काम है कि प्ले स्टोर में हमारा एप्लीकेशन है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से। ध्यान रखिएगा साइंस का है, लेकिन साइंस का कोर्स कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन में मिलेगा। तो प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। लोगो देखिए टी शर्ट में दिख रहा होगा, वो मिल जाएगा। आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आता है लॉगिन करने का, व्हाट्सअप और अनदर मेथड। तो आप अनदर मेथड में जाएंगे। अनदर मेथड में जाने के बाद अपना नंबर डालेंगे, OTP आएगा, सबमिट करेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे, लॉगिन हो जाएगा। जैसे आप लॉगिन कर लीजिएगा, लॉगिन करने के बाद आपके स्क्रीन पर दो ऑप्शन दिखेगा। ये स्क्रीन अगर आपका है होम पेज, लॉगिन करने के बाद तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे ना, स्क्रॉल करके नीचे तो नीचे फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। फ्री स्टडी मटेरियल, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास, गैलरी में इस PDF को ले सकते हैं, जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल। और यहाँ पे अगर यहाँ नहीं मिलता है तो यहाँ पे 3 डॉट होता है, 3 डॉट में जाना, 3 लाइन में यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी फ्री मटेरियल मिलेगा। तो फ्री मटेरियल में जाना है, यहाँ पे आप फ्री मटेरियल में जाएंगे तो मॉडल सेट 2025 करके ये फोल्डर दिखेगा और उसी में आपको जाना है। तो ये सारे वहीं पे मिलेंगे। जैसे बायोलॉजी का भी वहाँ अपलोड कर दिया गया था, तो बहुत सारे बच्चे को जानकारी नहीं थी क्योंकि बायोलॉजी वाले वीडियो में मैंने बताया नहीं था, इसलिए आज मुझे आना पड़ा बताने के लिए। तो ये केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट जो बचा हुआ है, उन तीनों सब्जेक्ट का, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे केमिस्ट्री हो, तीनों सब्जेक्ट का पूरा PDF जो क्लास लिया जाएगा। अब अभी तो हम लोग क्लास ले रहे हैं, अगला क्लास हम लोग हैंड रिटेन नोट्स यानी हाथ से लिख के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, जो भी आपका आता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस को जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं चैप्टर बाय चैप्टर करके सर आपको करवाएंगे। कंटिन्यूअस वीडियो को देखिए और आप कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर लिखिए। आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। जब तक आप बताएंगे नहीं हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप क्या चाह रहे हो। तो आप अपना सजेशन, सुझाव, ठीक है, राय जो बोलते हैं वो जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। हम लोग कमेंट को पढ़ते हैं, जो वैल्यूएबल कमेंट होता है उसको हम लोग जरूर जो अप्लाई करते हैं अपने यहाँ, उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो फ्री मटेरियल के लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से। तो अब आप सर से पढ़िए केमिस्ट्री, लीजिए सर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का एग्ज़ाम देखते हुए VVI क्वेश्चन। नहीं, जितने भी VVI क्वेश्चन है हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और उसको सॉल्यूशन भी कर देंगे साथ में, ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना हो। समझे क्या? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, कौन सा एक कंसंट्रेशन टर्म है जिसको टेम्परेचर ने इफेक्ट नहीं कर पाता है? नहीं, तो उसका आंसर चला जाएगा मोलालिटी। आंसर कौन चला जाएगा? 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 मोलालिटी। कौन? मोलालिटी। मोलालिटी कहाँ है? मोलालिटी। क्यों मोलालिटी चला जाएगा? क्योंकि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसका यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी। और जितने भी वेट वाले सबस्टांस हैं, जितना भी वेट है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि आप 1 kg मुर्गा लिए और उसको हीट करना चालू किए, क्या वो 2 kg मुर्गा बन जाएगा? नहीं, और ना 1 kg बनेगा ना 2 kg बनेगा। जितना ही था उतना ही रहेगा। समझे क्या? जितना ही था आपके पास उतना ही रहेगा। पानी होगा तो पानी में आप लोग देखते हैं नहीं कि जब शुरुआती में हम लोग आधान जिसको कहते हैं वो इतना डालते हैं
और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसका वॉल्यूम क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और खाना बनाने वाले को लोग गाली देने लगता है, ये डब 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 आवाज़ करने लगता है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन किसी सबस्टांस की वेट नहीं बढ़ता है, समझे क्या। तो इसलिए इसका आंसर कौन चला जाएगा, मोलालिटी आंसर चला जाएगा। कौन आंसर चला जाएगा, मोलालिटी आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोलारिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। नहीं तो मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे प्यारे मित्र देखिए, नंबर ऑफ मोल यानी नंबर ऑफ मोल, नहीं पर केजी पर लीटर, लीटर लीटर ऑफ सॉल्यूशन यानी मोल पर लीटर। तो कौन सा आंसर चला गया, मोल पर लीटर आंसर चला गया सी नंबर। नहीं, एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज, इसमें से कौन एक एग्जाम्पल है जो इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट उसको बोला जाता है जिसको पानी में डालने के बाद टूटता हो और टूटने के बाद आयन देता हो, समझिए क्या, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो देखिए शुगर को डालिएगा तो ये घुल जाएगा, यूरिया को डालिएगा तो घुल जाएगा, बेंजीन को डालिएगा तो जुड़ जाएगा, लेकिन सोडियम एसीटेट को डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्योंकि जितने भी सॉल्ट हैं सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, सब कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, समझिए क्या। उसके बाद अगला चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोलारिटी इन एक्सप्रेस्ड एज। मोलारिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, लगता है वही ला क्वेश्चन सेम आ गया क्या, मोलारिटी एक्सप्रेस्ड एज। नहीं तो मोलालिटी और मोलारिटी में अंतर होता है। मोलालिटी जो है वो क्या होता है, मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। नहीं, और मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी, मोलारिटी क्या होता है, मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, समझे क्या। तो ये मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है, ये मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो मोलारिटी के लिए आंसर चला जाएगा मोल पर लीटर, आंसर चला जाएगा बी नंबर। नहीं, आंसर चला जाएगा बी नंबर। यदि मोलालिटी रहता तो मोल पर केजी चला जाता, नहीं यानी आंसर नंबर ये चला जाता, लेकिन पूछा है मोलारिटी, आंसर चला जाएगा बी नंबर। उसके बाद पूछ रहा है कि इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विल बी काउज्ड। तो क्या उसका रीजन है, नहीं कोई भी एक एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से, तो इसका रीजन क्या है, डिक्रीज इन मोलारिटी। क्या मोलारिटी डिक्रीज करने से होता है, नहीं नहीं, डिक्रीज इन मोलारिटी, क्या मोलारिटी डिक्रीज करने से होता है, डिक्रीज इन मोल फ्रैक्शन, नहीं, डी नंबर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पूछा है इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विल बी काउज्ड, कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, नहीं क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज एक्वस सॉल्यूशन विल काउज्ड। तो उसका रीजन क्या हो जाएगा, क्या रीजन है कि कोई भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन मोलालिटी, मोलारिटी डिक्रीज करने से इंक्रीज करता है, इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। डिक्रीज इन मोलारिटी, डिक्रीज इन मोलारिटी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा इसको क्या कीजिएगा, डिक्रीज नहीं यहाँ लिखिएगा इंक्रीज, समझिए क्या, इंक्रीज इन मोलारिटी, डिक्रीज की जगह क्या होनी चाहिए, इंक्रीज, इंक्रीज इन मोलारिटी, मोलारिटी इंक्रीज करने से टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है।
अगला 7वां नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसमें आयन प्रेजेंट होंगे। नहीं तो हम ऑप्शन यहाँ लगा दे रहे हैं, ऑप्शन नहीं, एक इलेक्ट्रोलाइट दे रहे हैं। जैसे ऑप्शन में Na2SO4 के लिए पूछना है नंबर ऑफ आयन्स, तो क्या 1 होगा, बी नंबर क्या 2 होगा, कि सी नंबर 3 होगा, डी नंबर में 5 होगा, क्या होगा? या तो 4 ले लीजिए, इसको 4 होगा। तो क्या होगा चेक करें, इसको पानी में डाल देते हैं। पानी में डालने के बाद क्या होगा देखिएगा, Na2SO4, तो ये टूट जाएगा 2Na प्लस और ये SO4 2 माइनस में, तो 1 और 2 कितना हो गया टोटल 3 हो गया। कितना आयन हो गया 3 आयन हो गया। तो आंसर चला जाएगा नंबर ऑफ आयन 3। नहीं, नंबर ऑफ आयन 3 यदि देता है NaCl, नहीं क्या देता है NaCl, तो इसको पानी में डालेंगे टूट जाएगा Na प्लस Cl माइनस। तो एक आयन ये और एक आयन, तो एक आयन और एक आयन कितना हो गया 2 आयन। कितना आयन हो गया 2 आयन देगा। कितना आयन देगा 2 आयन देगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन द H2SO4। अच्छा, इसमें बताना है H2SO4 में कितना आयन होगा। तो इसको पानी में डालिएगा तो ये एसिड है 2H प्लस दे देगा और ये SO4 2 माइनस, तो ये 2 और ये कितना टोटल हो गया 3। आंसर चला जाएगा 3 के साथ। नंबर ऑफ आयन कितना हो जाएगा 3। द नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन द NaCl सॉल्यूशन। बताइए, अभी तुरंत बताइए कि NaCl को वाटर में डालिएगा टूट जाएगा Na प्लस Cl माइनस, 1 और 1 कितना हो गया 2 आयन हो गया। आंसर चला जाएगा 2 नंबर के साथ। समझे क्या? इस तरह से आसानी से क्या कर सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन को बना सकते हैं। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर दे पाइएगा आप लोग क्या 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर दे पाइएगा। द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन, द पूछा हुआ क्वेश्चन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द। बताइए किसके ऊपर डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? क्या नंबर ऑफ आयन्स के ऊपर डिपेंड करता है? क्या नेचर ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है? क्या नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है? क्या नन ऑफ दीज? तो बताइए किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, यानी नंबर ऑफ आयन्स के ऊपर। आंसर कौन चला जाएगा? नंबर ऑफ आयन्स। किसके साथ आंसर चला जाएगा? नंबर ऑफ आयन्स के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस मैक्सिमम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? बताइए कि कौन सा मैक्सिमम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस करेगा। नहीं तो आप लोग को पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आयन्स पे। तो सबको चेक कर लीजिए, सबको चेक कर दें हम कि नंबर ऑफ आयन्स कौन ज़्यादा दे रहा है। नहीं तो इसको जब पानी में डालेंगे हम लोग तो टूट जाएगा 2K प्लस और SO4 2 माइनस में, तो 2 और 1 कितना हो गया टोटल 3 हो गया। नहीं NaCl को डालेंगे ये टूट जाएगा Na प्लस Cl माइनस 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। नहीं यूरिया पानी में सोल्यूबल होता है, वह आयन्स नहीं देगा, वह सोल्यूबल होता है। ग्लूकोज सोल्यूबल होता है, वह आयन नहीं देता है, जितना ही है उतना ही रहेगा। समझे क्या? तो बताइए वो 2 दिया ये 3 दिया, तो आंसर किसके साथ चला जाएगा? इसके साथ। क्यों? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के ऊपर और सॉलिड पार्टिकल की संख्या ये ज़्यादा दिया। नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? इसमें से कौन एक नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? नहीं आप लोग को पता होगा 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, वह कौन कौन है? वह कौन कौन है? तो सबसे पहला लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा नंबर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा नंबर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और चौथा नंबर है ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथा नंबर कौन है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए ऑप्शन यहाँ लगाया गया है, बताइए
कौन कौन है? पहला नंबर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सही बात है, एकदम सही बात है। नहीं, दूसरा बात रहा बोल रहा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एकदम है। तीसरा नंबर ऑस्मोटिक प्रेशर, एकदम है। और चौथा नंबर बोल दे रहा है ऑप्टिकली एक्टिविटी, जो ये नहीं है, चौथा नंबर नहीं होगा। आंसर किसके साथ चला जाएगा? चौथा नंबर के साथ, यानी ऑप्टिकली एक्टिव के साथ। नहीं, विच ऑन ऑफ द 0.1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। बताइए, कंसंट्रेशन दिया हुआ है और टेम्परेचर भी दिया हुआ है, लेकिन पूछ रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका होगा। नहीं, तो हम लोग जानते कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर। तो चेक कर लेते हैं सबसे ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल कौन देगा, ये कितना देगा। तो कैल्शियम क्लोराइड को जब हम लोग डालेंगे पानी में, तो कैल्शियम 2+ और 2Cl-, तो एक और दो टोटल कितना हो गया? 3। इसको डालेंगे तो कितना टूटेगा? 1+ और Cl- एक और ये कितना हो गया? 2। ग्लूकोज तो पानी में सोल्यूबल होता है, यूरिया सोल्यूबल होता है। आंसर चला जाएगा किसके साथ? बी नंबर, ए नंबर के साथ। किसके नंबर? ये नंबर के साथ। नहीं, ये नंबर के साथ चला जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन करा, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन वोलाटाइल लिक्विड द सॉल्वेंट इज। बताइए क्या होगा? क्या लिक्विड कम होगा, ज़्यादा होगा, सेम होगा, रिमेन सेम होगा? वही बोल रहा है, लेस देन दैट ऑफ रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ग्रेटर देन दैट ऑफ। ये क्वेश्चन आएगा नहीं, एक एक्सपेक्टेड किया गया है ऊपर लेवल के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे पहले पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम में है। नहीं, ऑलरेडी पहले कहाँ है वो? इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम के बाद बोल रहा है डिसोल्यूशन, इसका मतलब वह टूट रहा है। जो इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम के बाद वह क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन हो रहा है, टूट रहा है। ऑफ एन सॉलिड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट टूट रहा है किसमें? वोलाटाइल में टूट रहा है। नहीं, वोलाटाइल सॉल्वेंट, वोलाटाइल सॉल्वेंट उसको बोला जाता है नहीं जो वेपर बनता हो। जो वेपर नहीं बनता उसको नॉन वोलाटाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉन वोलाटाइल। और जो वेपर बनता है उसको क्या बोला जाता है? वोलाटाइल बोला जाता है। तो बताइए, सॉल्वेंट जो है वोलाटाइल सॉल्वेंट, नहीं, उसमें यदि टूटेगा तो बताइए जैसे जैसे पार्टिकल टूटते जाएगा, टूटते जाएगा, टूटते जाएगा, सॉल्वेंट क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। सॉल्यूट की पार्टिकल संख्या क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। लेस देन दैट ऑफ रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाँ क्रिस्टलाइजेशन बढ़ेगा। नहीं, ग्रेटर देन दैट ऑफ रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, गलत, ग्रेटर नहीं होगा। लेस देन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नहीं, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। क्रिस्टलाइजेशन की संख्या क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें इतना बड़ा हम पत्थर डाल दिए हैं, नहीं जो सॉल्यूट है, और इसको वाटर में डाल दिए हैं। अब जैसे जैसे ये टूटते जाएगा पत्थर, इसमें क्रिस्टलाइजेशन की संख्या क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन की संख्या क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन की संख्या क्या होगा? बढ़ेगा। तो ग्रेटर देन दैट ऑफ रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सी लिखा हुआ है, CRY। क्रिस्टलाइजेशन मतलब सॉलिड संख्या की संख्या क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। सॉलिड संख्या क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूजफुल इन द रेटिंग रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन वेपर प्रेशर। बताइए, एक कंसंट्रेशन टर्म होता है, समझिए क्या, बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, लेकिन इसमें से किसके साथ रिलेशन खाता है? किसके साथ? किसके साथ? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता था? नहीं, तो याद कीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड का, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड का
और दूसरा था मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। जब केस 2 बताए थे, एक केस नंबर 1 में बताए थे, केस नंबर 1 में बताए थे, केस नंबर 1 में बताए थे कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट, नहीं कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट, कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट। कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल मतलब जो वाष्प बनता है, नहीं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट भी, सॉल्वेंट भी क्या होगा? वेपर बनेगा, और सॉल्यूट भी क्या होगा? वेपर बनेगा, यानी दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, समझे क्या? और केस नंबर 2 में बताए थे, केस नंबर 2 में बताए थे कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो यहाँ वेपर प्रेशर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, नहीं वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी था और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का भी था, दोनों का मोल फ्रैक्शन था, क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर बनता है, नहीं। और यहाँ जो वेपर प्रेशर था वो सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का था, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बन रहा था, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर नहीं बन पा रहा था। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा? आंसर चला जाएगा मोल फ्रैक्शन के साथ। आंसर किसके साथ चला जाएगा? मोल फ्रैक्शन के साथ। याद रखिएगा ये सब छोटी छोटी बातें। अच्छा, ये जो लॉ दिया था वो किसने दिया था? नहीं, तो वो लॉ जो दिया था वो दिया था राउल्ट ने। किसने दिया था? राउल्ट ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। सबका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, नहीं सबका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। ये है सी नंबर, इसका भी 1.0 दिया हुआ है मोलर, और इसका भी दिया हुआ है 1.0 मोलर ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, और ये दिया हुआ है यूरिया। तो बताइए इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा? चेक कर लीजिए, जिसका आयन की संख्या ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आंसर चला जाएगा सी के साथ। इसको तोड़िएगा, टोटल आयन की संख्या 3 देगा। NaOH को पानी में डालिएगा तो ये टूट जाएगा Na प्लस OH माइनस, तो एक और ये कितना हो गया? 2 दिया, और ये कितना दे दिया? 3 दे दिया। समझ में आया क्या? 16 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर यहाँ दिया हुआ है और दिया हुआ है ऑप्शन में, यहाँ दिया हुआ है सी नंबर, डी नंबर, समझिए क्या? ये यहाँ मोलारिटी दिया हुआ है, इसको तोड़िएगा तो कितना आयन देगा? इसको तोड़िएगा तो ये कितना आयन देगा? K प्लस और NO3 माइनस, तो एक और ये कितना दे दिया? 2 दे दिया। इसको तोड़िएगा तो NH4 प्लस और NO3 माइनस, तो एक और ये कितना दे दिया? 2 आयन दे दिया। तो इसका साथ आंसर किसके साथ चला जाएगा? ए नंबर के साथ। 17 नंबर द यूनिट ऑफ इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट को हम लोग केबी से दिखाते हैं। क्या यूनिट होगा इसका? तो यूनिट होता है इसका मोल पर लीटर, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। क्या यूनिट होता है? केल्विन केजी पर मोल। आंसर किसके साथ चला गया? ए नंबर के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नहीं, कंपैरिजन करने बोल रहा है कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, नहीं द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर ऑफ MgCl सॉल्यूशन इज MgCl2 सॉल्यूशन इज, नहीं एक दिया हुआ है क्या? 2 तो दिया हुआ है क्या? यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है 0.01 मोलर ऑफ ग्लूकोज का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? ग्लूकोज का दिया हुआ है।
और एक सॉल्यूशन दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ, 0.01 मोलर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। नहीं तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, नहीं एक में ग्लूकोज है, इसमें आयंस की संख्या क्या हो जाता है, 0, जितना ही है उतना ही। तो 1 मोल है तो यहाँ आयन की संख्या 1 हो जाएगा और इसको तोड़ दीजिएगा, नहीं MgCl2 तो टूट जाएगा Mg2 प्लस और 2Cl माइनस में पार्टिकल की संख्या कितना दे दिया, 3, और पार्टिकल की संख्या 3 दे दिया मेरे प्यारे मित्र। तो थोड़ा सा बताइएगा इधर थोड़ा सा बताइएगा कि पार्टिकल की संख्या कितना दे दिया, इधर 3 और इधर कितना दे रहा है, 1। तो 3 ज्यादा है कि 1 ज्यादा है, 3 तो कितना गुना ज्यादा है, इससे 2 गुना ज्यादा है, नहीं तो 2 टाइम्स इसका जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। कितना टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, 2 टाइम्स, क्योंकि पार्टिकल की संख्या 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो क्या कह रहा है, क्या सेम होगा, अबाउट 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा, क्या अबाउट 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा, क्या अबाउट 6 टाइम्स इंक्रीज करेगा, तो कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा बताइए। ये 1 पार्टिकल और ये 3 पार्टिकल कितना टाइम्स, तो 1 और 1 तो कंपेयर करिए लिया है, समझिए क्या। तो 2 टाइम्स ये क्या कर जाएगा, ज्यादा कर जाएगा, क्योंकि 1 और 1 तो बराबर हो गया होगा, लेकिन कितना टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स, लेकिन 3 टाइम्स में 1 पार्टिकल ये भी है, तो कुछ मैनेज करेगा तो आंसर कितना के साथ चला जाएगा, 2s टाइम, कितना 2 गुना ज्यादा हो जाएगा, समझिए क्या, कितना गुना ज्यादा हो जाएगा, 2 गुना ज्यादा हो जाएगा, समझिए क्या, कितना गुना ज्यादा हो जाएगा, 2 गुना ज्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें यदि हम, तो अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, एट ए गिवन टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज, नहीं हाँ 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 ओके। तो बताइए द एट ए गिवन टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, आई मर्दी जाओ ना। क्या कह रहा है, एट ए गिवन टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस डॉट 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 इज हायर देन एट ए डाइल्यूशन सॉल्यूशन, क्या डाइल्यूशन करने से टेम्परेचर और कंसंट्रेशन में अंतर आएगा, नहीं आएगा। इज लोअर देन दैट ऑफ डाइल्यूशन सॉल्यूशन, क्या लोअर हो जाएगा, इज सेम एज दैट ऑफ डाइल्यूशन सॉल्यूशन, हाँ कैन नॉट बी प्रेडिक्ट, अनुमान लगाया नहीं जा सकता है। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, एट ए गिवन टेम्परेचर, दिया गया टेम्परेचर, नहीं द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, नहीं यदि कोई भी चीज को हम डाइल्यूशन करते हैं, पतला करते हैं, तो पतला कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, नहीं अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। क्यों अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि बात कर रहा है यहाँ डाइल्यूशन का, और डाइल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये डाइल्यूशन कहने का मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर जितने भी हैं वो डिपेंड करते हैं किस पर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर। तो सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, इसलिए कैन नॉट बी प्रेडिक्ट, अनुमान लगाया नहीं जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वांस ऑफ फैक्टर आई। वांस ऑफ फैक्टर को किससे डिनोटेट किया जाता है, आई से। इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन इज, तो याद कीजिए उसको दिखाया जाता था, नहीं इज गिवन बाय, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है।
एक से अधिक ऑप्शन इसका सही है। समझिए क्या, इसका एक से अधिक ऑप्शन सही है। तो सबसे पहला ये बात सही है कि ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू द कैलकुलेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नहीं, ये ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन ये बात सही है। एब नॉर्मल मोलर मास टू द नॉर्मल मोलर मास, ये भी बात क्या है, सही है। तो दो बात इसमें सही है और ये दो बात क्या है इसमें गलत है। तो ये आएगा नहीं, ये वैसे थोड़ा सा दे दिए कि मान लीजिए इस तरह के देने के मन करे तो दे सकता है, लेकिन देगा नहीं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मस्ट हैव द सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में क्या होता हो, सेम। जैसे मान लीजिए कि एक जो है नहीं 1 ग्राम ग्लूकोज डाला गया है नहीं, और इसमें डाल रहे हैं 1 ग्राम यूरिया डाल रहे हैं नहीं, तो दोनों में पार्टिकल की संख्या क्या है, सेम है। और दोनों में पार्टिकल की संख्या सेम है तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर MgCl2। इसमें पार्टिकल की संख्या 3 है। कैल्शियम क्लोराइड, इसमें भी पार्टिकल की संख्या 3 है, तो ये भी आपस में क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि दोनों में पार्टिकल की संख्या सेम है। समझ में आया क्या, द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक प्रेशर। नहीं, कितने तरह के होते थे, 3 तरह के होते थे। एक हाइपरटोनिक होता था, द सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर निकल जाएगा, तो उसे हम लोग कहते थे हाइपरटोनिक। एक होता था हाइपोटोनिक, अब जितना अनुमान लगाइएगा उससे क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा। और लव होगा एक ही शर्त पे, जब पार्टिकल की संख्या आपस में जुड़ने लगेगा। पार्टिकल की संख्या क्या होगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो 2 पार्टिकल डालिएगा 1 पार्टिकल हो जाएगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। समझे क्या, और ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो हम लोग कहते हैं वो उसका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो चेक कीजिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है अब सेम, क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्या डेंसिटी, नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, आप लोग को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसीलिए हम बहुत डीप तक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। समझे क्या, लोअर लेवल से हायर लेवल तक का क्वेश्चन लेकर के आए, फिर कल लेकर के आएंगे, और जब तक एग्जाम आप लोग का क्लियर ना हो जाए तब तक लाते रहेंगे। समझे क्या, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस बनाना हम लोग को। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व व्हेन, बताइए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कब ऑब्जर्व किया जाता है, नहीं, कब किया जाता है, ये नॉन वोलाटाइल सॉलिड इज डिजॉल्व इन वोलाटाइल लिक्विड। क्या सही बात कह रहा है, ये नॉन वोलाटाइल लिक्विड इज डिजॉल्व इन अनदर वोलाटाइल लिक्विड। नहीं, ये गैस इज डिजॉल्व इन नॉन वोलाटाइल लिक्विड। और डी नंबर, ये वोलाटाइल लिक्विड इज डिजॉल्व इन अनदर वोलाटाइल लिक्विड। तो एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व व्हेन, तो हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हम लोग किस में डिजॉल्व करते हैं, हम लोग डिजॉल्व करते हैं किसी वोलाटाइल लिक्विड में। नहीं, किसी वोलाटाइल लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, तो वहाँ हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये नॉन वोलाटाइल सॉलिड डिजॉल्व इन वोलाटाइल लिक्विड, आंसर किसके साथ चला जाएगा, ए नंबर के साथ। ये नॉन वोलाटाइल लिक्विड इज डिजॉल्व इन अनदर वोलाटाइल लिक्विड, ये भी आंसर सही हो जाएगा। नहीं, ये नॉन वोलाटाइल सॉलिड इज डिजॉल्व इन ये वोलाटाइल लिक्विड, तो ये भी सही हो जाएगा, इसमें ये भी सही हो जाएगा, ये और ये नहीं होगा। आंसर
नहीं, इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर सेम। क्या सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों सेम होता है? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम। हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होनी चाहिए? सेम होना चाहिए। नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होनी चाहिए? सेम। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मे और मे नॉट बी सेम। नहीं, सॉल्यूट इज ऑलवेज सेम, सॉल्वेंट मे बी डिफरेंट। नहीं, आंसर चला जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम। यहाँ एक हिंट कर दिया गया है, M1 V1 M2 V2 डाइल्यूशन पढ़ाए थे आप लोग को। नहीं, डाइल्यूशन तो देखिए 4 लीटर ऑफ 0.2 मोलर इक्वल सॉल्यूशन ऑफ NaCl नहीं वाज डाइल्यूटेड बाय एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। यानी M1 V1 दिया हुआ है और इसमें कितना लीटर डाल रहा है? 1 लीटर डाल रहा है, मतलब V2, तो M2 इक्वल टू वाट, M2 इक्वल टू वाट क्या होगा? आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। नहीं, सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा? तो देखिए क्या कह रहा, पहले 4 लीटर यानी V1 इक्वल टू 4 लीटर दिया हुआ है। नहीं, M1 उसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.02 मोलर दिया हुआ है। नहीं, V2 इक्वल टू कितना लीटर डाल रहा है? 1 लीटर डाल रहा है। तो पूछ रहा है M2 इक्वल टू वाट। तो आप लोग जानते हैं V1 M1 इक्वल टू V2 M2। तो बताइए V1 कितना दिया हुआ है? 4 लीटर दिया हुआ है। M1 कितना दिया हुआ है? 0.02 दिया हुआ है। V2 कितना दिया हुआ है? आपका V2 दिया हुआ है 1 लीटर। M2 इक्वल टू वाट। तो ये इधर आ जाएगा गुना में, यानी 4 इंटू 0.02, इधर गुना में, इधर आ जाएगा भागा में। कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। पॉइंट हटाइएगा, नीचे 2 जीरो आ जाएगा। नहीं, तो बताइए 4 इंटू 2 बाई 100, इसको काट दीजिए। 25 चौके 100। नहीं, तो कितना में कट जाएगा? ये कट जाएगा 1/12.5। नहीं, इसको काट करके आंसर ला दीजिएगा कितना में कटेगा। सो इसको डिवाइड करके बता दीजिएगा, जो आएगा वही एक आंसर आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा, इसको डिवाइड कर लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH, द वैल्यूज ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। यदि ये मेरा टोटल ऑब्जेक्टिव आप कर लिए, नहीं तो आपको बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। शर्मा वर्मा जितना भी मॉडल पेपर होगा उसमें हमारा ही जोरेक्स किया होगा क्वेश्चन। समझे क्या? ये क्वेश्चन कभी हम प्रिंट कराए थे। हाँ, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या हेनरी कांस्टेंट बढ़ने से क्या टेम्परेचर बढ़ता है? हाँ, बढ़ता है। हेनरी कांस्टेंट बढ़ने से टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। सोल्युबिलिटी क्या हो जाता है? घट जाता है। सोल्युबिलिटी क्या हो जाता है? घट जाता है। तो आंसर उसी के साथ चला जाएगा। बेंजीन एसिड अंडरगोज डाइमेराइजेशन, यानी एन का वैल्यू कितना दे दिया गया है? एन का वैल्यू 2 दे दिया गया है। डाइमराइज का मतलब कहने का मतलब एन का वैल्यू कितना दे दिया गया है? 2। डाइमराइज का मतलब एन का वैल्यू 2। नहीं, बेंजीन सॉल्यूशन द वंस ऑफ फैक्टर I रिलेटेड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज। नहीं, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं 1 + α(n-1). ये जो जानते हैं, यदि कोई भी सबस्टांस, कोई भी सॉल्यूट सबस्टांस डिसोसिएट हो रहा है, क्या हो रहा है? डिसोसिएट मतलब टूट रहा है। नहीं, तो n क्या बताता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। याद रखिएगा इसको। n क्या बताता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे NaCl, इसको पानी में डालेंगे तो Na+ और Cl माइनस, तो एक और ये कितना हो गया? 2 हो गया। आयन की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 2। अल्फा, अब अल्फा यदि नहीं दिया है
तो अल्फा हम देखेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो हम 100% ले लेंगे कि अल्फा का वैल्यू कंप्लीट डिसोसिएट हो चुका है। अल्फा कंप्लीट क्या हो चुका है, टूट चुका है। जो 100% टूटता है नहीं, उसका वैल्यू हम लोग क्या मान लेते हैं, 1, क्योंकि कोई भी 100% टूटता है तो परसेंट को हटाएंगे तो ये कट कर कितना हो जाएगा, अल्फा वैल्यू 1। तो अल्फा का वैल्यू कितना ले लेंगे, 1। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है? छोटी सी बातें याद रखिएगा, जितने भी दुनिया के सॉल्ट हैं वो सब के सब क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। वह 100% टूटेगा। ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऑल स्ट्रॉन्ग बेस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक कौन है, तो ऑल ऑर्गेनिक, जहाँ भी ऑर्गेनिक एसिड मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा नहीं, वो वीक होगा, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। समझ में आया क्या? आसानी से आप लोग पहचान जाइएगा। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, NaCl नहीं, NaCl नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, बेंजीन दिया और ओल दिया है डाइमर। डाइमर का मतलब दो तो आपस में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यानी एन का वैल्यू बता दिया है 2। तो हम एसोसिएशन के लिए लगाएंगे, डाइमराइज एसोसिएट हो रहा है, बोल भी दिया एसोसिएट हो रहा है। एसोसिएट के लिए अलग फार्मूला लगाएंगे, 1 प्लस अल्फा नहीं, 1 प्लस अल्फा 1/n माइनस 1, ये होता है एसोसिएट के लिए। ये क्या होता है, एसोसिएट के लिए। फार्मूला याद रखिएगा, समझिए क्या? तो बताइए एन का वैल्यू कितना दे दिया है, 2। तो 1 प्लस अल्फा 1/2 माइनस 1, इसको कैलकुलेशन कीजिए, 1 प्लस अल्फा एलसीएम लीजिएगा 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना 2 और यहाँ 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2। बताइए क्या आया वैल्यू, 1 प्लस अल्फा कितना आ जाएगा, -1/2, और इसको गुना कर दीजिएगा तो 1 माइनस अल्फा/2। आंसर कहाँ मैच किया, 1 माइनस अल्फा/2। तो आंसर चला जाएगा ए नंबर के साथ। किसके साथ, ए सी नंबर के साथ। आंसर किसके साथ चला जाएगा, सी नंबर के साथ। ओके, याद रखिएगा ये 2 ठो VVI पॉइंट है। ओके, ये 2 ठो VVI है, 3 नंबर के लिए भी है, 3 नंबर के लिए भी है, समझे क्या? 3 नंबर का नोमरिकल बहुत आसानी से, एकदम छोटा पॉइंट, यही वाला नोमरिकल दे देगा, 3 नंबर में नहीं लगेगा। क्या दे दिया है, कहाँ से क्या पूछ दिया है, समझे क्या? तो याद रखिएगा। नहीं, वहाँ अल्फा का वैल्यू दियल रहेगा, तो अल्फा का वैल्यू दियल रहेगा 70% मान लीजिए दियल है। अल्फा का वैल्यू कितना परसेंट दियल है, डिसोसिएट बोल दिया 70%, तो परसेंट हटाएंगे तो 100 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, बच जाएगा 0.7। समझे क्या? मान लीजिए 80% दे दिया डिसोसिएट, तो कितना हो जाएगा अल्फा का वैल्यू, परसेंट हटाएंगे 0.8 हो जाएगा। ओके, और यदि नहीं दिया है परसेंट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया होगा और उसका 100% ले लेना, यानी अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, आंसर विच इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें से कौन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, इसमें से कौन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, क्या बता सकते हैं? तो बताइए इसमें से कौन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, कितने होते हैं, 4। तो पहला होता है कौन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा चलिए, पहला नहीं है तो मान लेते हैं इसको, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, डेल्टा TF हटेगा, कांस्टेंट आएगा KF, जिसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है इसका नाम, समझे क्या? तो मेरे प्यारे मित्र बताइए कहीं दिया हुआ है ये, डेल्टा TF दिया हुआ है। ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग डिनोटेट करते हैं पाई से, नहीं,
पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर का होता है। नहीं, ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो इसके लिए कांस्टेंट आएगा आर सी टी, समझे क्या, आर सी टी आएगा। अच्छा, डेल्टा टी बी जब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा के बी इंटू मोलालिटी, समझे क्या। तो मेरे प्यारे मित्र ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये नहीं है, ये क्या है, इसका नाम है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम है, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। क्या नाम है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है मेरे प्यारे मित्र। तो आंसर चला जाएगा किसके साथ, इसके साथ। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, ये कांस्टेंट है इसका। क्या है, कांस्टेंट। Which of the following solution has maximum depression of freezing point? बताइए किसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेस कहने का मतलब घटने की क्षमता, नहीं, घटने की क्षमता किसमें ज़्यादा होगा, तो जिसमें पार्टिकल की संख्या सबसे ज़्यादा होगा उसमें घटने की क्षमता सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना पार्टिकल की संख्या बढ़ाइएगा ना सॉल्यूशन में उतना उसका घट जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र आंसर भेज दीजिएगा पोटेशियम सल्फेट के साथ। किसके साथ भेज दीजिएगा, पोटेशियम सल्फेट के साथ। आयन की संख्या इसी में ज़्यादा होगा। नहीं, द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अबव स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट किसने दिया है, नहीं, यह स्टेटमेंट किसने दिया है, तो राउल्ट लॉ ने दिए हैं। किसने दिए हैं, राउल्ट ने। आंसर किसके साथ चला जाएगा, राउल्ट के साथ चला जाएगा। आर ये वो यू होता है, थोड़ा सा वो टाइपिंग में मिस्टेक है, आर ये वो यू एल टी एस, राउल्ट्स लॉ नहीं, राउल्ट्स नो दिया है ये। ओके, इन विच द राउल्ट्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल। किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, राउल्ट लॉ किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, नहीं, राउल्ट लॉ किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। ये कंप्लीट डिसोसिएट होता है, नहीं, ये भी कंप्लीट डिसोसिएट हो नहीं, ये सोल्यूबल होता है, ये भी सोल्यूबल होता है, ये भी सोल्यूबल होता है, और ये डिसोसिएट होता है। तो किसके लिए वैलिड नहीं है, ए नंबर के लिए, ए नंबर के लिए वैलिड नहीं है। ये भी सोल्यूबल, ये भी सोल्यूबल, ये भी सोल्यूबल, ये तीनों क्या होता है, सोल्यूबल होता है, लेकिन ये क्या होता है, डिसोसिएट होता है, तो इसके लिए वैलिड नहीं है। वंस ऑफ फैक्टर आई नए सॉल्यूशन एल्युमिनियम सल्फेट इन विच 80% डिसोसिएट। अभी तुरंत हम बोले नहीं, 80% डिसोसिएट, 90% डिसोसिएट, 79, कुछ भी दे, इससे फर्क हमको नहीं पड़ता है। तो डिसोसिएट के लिए फार्मूला बताए थे, आई निकालने बोला है, नहीं, तो आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा आई 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 माइनस n। तो बताइए 1 प्लस अल्फा, अल्फा का 80% को हटाइए, 100 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, आ जाएगा 0.8, तो 0.8। अच्छा, क्या डाला गया, एल्युमिनियम सल्फेट, इसको एल्युमिनियम सल्फेट डाला है। कितने पार्टिकल की संख्या हो जाएंगे, तो 2 और 3, टोटल कितने हो गए, 5। बताइए 1 प्लस 0.8 गुने 4 कितना आ जाएगा। इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इसको सॉल्यूशन करने के बाद बता दीजिएगा कितना आएगा। सो हम ही सॉल्यूशन कर दें, 0.8 इंटू 4, तो बताइए 8 चौके 32 के 2, बाकी हाथ में 3, नहीं, 8 4 को गुना करेंगे 4, कितना आ जाएगा, 3.2।
और 3.2 में एक जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4.2 आंसर चला जाएगा इसके साथ। ये सब याद रखिएगा, ये सब चीज़ें, ये सब इम्पोर्टेंट वाला है। ये सब आ जाते हैं तो आप लोग को लगने लगता है कहाँ से आ गया है, क्या आ गया है, समझे क्या? हाँ तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग इधर क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। ओके, ये सब क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसको भी बना दें। कितना परसेंट आयोनाइज्ड हो रहा है, 90%। इसमें पार्टिकल की संख्या कितना दे देगा, 3। कोई दिक्कत है क्या? अरे थोड़ा सा हम ही बना देते हैं, नहीं हम ही बना देते हैं, थोड़ा सा ये है टफ है, थोड़ा सा हम बना देते हैं। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम। नहीं, सबसे पहले लिखिएगा गिवन दैट, सबसे पहले लिखिएगा सॉल्यूशन में गिवन दैट, सॉल्यूशन में लिखिएगा गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन दैट में क्या क्या दिया हुआ है, WB वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 6 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास यानी MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसका कैलकुलेट कीजिएगा कितना आएगा, थोड़ा बताइएगा हमको। यहाँ वाट नहीं है नहीं। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम वाटर दिया हुआ है। कितना ग्राम दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा। सोडियम सल्फेट, इसको ग्लोबुलर सॉल्ट भी बोला जाता है। Na2SO4 इंटू 10H2O। चलिए, सोडियम का कितना होता है, 23 है, कितना पीस, 2 पीस। और सल्फेट का कितना हो जाएगा, 98 में 2 चला जाएगा, 96, इसका 96 हो जाएगा। प्लस 10 गुने 18, इसको जोड़ करके हमको बता दीजिएगा कितना होगा। सो वो यहाँ चीज़ें लिख दीजिएगा। ओके, वो यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, नहीं KF दिया हुआ है। कितना दिया हुआ वाटर के लिए, KF दिया हुआ है 1.86 केल्विन kg पर मोल। नहीं, उसके बाद दिया हुआ है ग्लोबुलर सॉल्ट एज 90% आयोनाइज्ड। इसका मतलब सबसे पहले I का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और I का वैल्यू जानते हैं 1 प्लस अल्फा n-1। आयोनाइड का मतलब होता है टूटना, तो 90% मतलब 0.91 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना दे दिया गया, 0.9। पार्टिकल की संख्या कितना, 3। नहीं, तो 3 में एक जाएगा, कितना बचेगा, 2। 1 प्लस 0.9 गुने 2, 9 दूना 18 यानी 1.8 यानी 2.8 निकल गया I का वैल्यू। तो I का वैल्यू भी दिया, निकाल लिए कितना हम लोग, 2.8 निकाल लिए। तो अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोला है। नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF। नहीं, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी। अब एबनॉर्मल है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, I से गुना भी करेंगे, KF I से गुना कर लीजिएगा। नहीं, I इंटू मोलालिटी, डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी वेट ऑफ सॉल्यूट, और ग्राम में दिया हुआ 1000 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये फार्मूला में कैलकुलेट करके निकाल दीजिएगा डेल्टा TF। डेल्टा TF कितना होगा, क्या निकाल दीजिएगा, जो निकालिएगा वही आ जाएगा इसका आंसर। ओके, तो इस तरह से आसानी से क्या कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा।
अब ज़्यादा नहीं बचल है, कंप्लीट कर ही देते हैं। नहीं, कंप्लीट कर ही देते हैं। कैलकुलेट करके आंसर बता दीजिएगा। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, के एफ वैल्यू दिया हुआ, वही एकदम सेम, लेकिन थोड़ा सा क्या है, आई का वैल्यू नहीं दिया हुआ इसमें। नहीं तो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ये नॉमरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए क्या। ये नॉमरिकल जो दिया हुआ है क्या बोल रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। बताइए, डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करने बोला है, के एफ का वैल्यू दिया हुआ 1.86, मोलालिटी का भी लिखे थे, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट कितना दिया गया है 6 ग्राम दिया हुआ है, और ग्राम दिया हुआ है तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं, यूरिया का मोलिकुलर मास 60 होता है, सॉल्वेंट कितना ग्राम दिया हुआ है 100 ग्राम में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके आसानी से पता कर सकते हैं। नहीं 6 क्या हो गया, कट गया, यानी डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1.86 इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा नॉमरिकल बना दिए हैं, थोड़ा सा भले टफ है लेकिन है बहुत इजी और दमदार है, समझिए क्या। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, नहीं 5% यूरिया सॉल्यूशन कंटेनिंग 27 डिग्री सेल्सियस। नॉमरिकल इसलिए डाल दिए हैं ताकि नॉमरिकल यहाँ से हम 2-4 को बनाने सिखा दें आप लोग को कि कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। नहीं, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर 5% यूरिया, तो आप लोग जानते हो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर का। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट है आर इंटू सी टी। नहीं तो पाई इक्वल टू आर है कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट। कंसंट्रेशन को हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ टेम्परेचर है तो रहने दीजिए। नहीं तो कैलकुलेट क्या करने बोला है 25, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर 5% यूरिया दिया हुआ है, कितना परसेंट 5% यूरिया दिया हुआ है, इसका मतलब कंसंट्रेशन कितना दिया गया है 5% बाय मास, 5% बाय मास। इसका मतलब है कि आपको 95% सॉल्वेंट लेना पड़ेगा और 5% क्या लेना पड़ेगा, सॉल्यूट। समझिए क्या, यानी 95 ग्राम हो जाएगा आपका सॉल्वेंट और 5 ग्राम क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूट हो जाएगा। और सॉल्यूट के रूप में यहाँ क्या डाल दिया है, यूरिया डाल दिया है। समझिए क्या, तो 5% सॉल्यूट मतलब यूरिया, और 95% क्या डाला है 95 ग्राम, या तो 95 मिलीलीटर मान सकते हैं, 95 मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या कीजिएगा, वॉल्यूम के जगह ये बैठा दीजिएगा। नहीं, यूरिया का नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिएगा, टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। 27 डिग्री सेल्सियस और 273 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 300 केल्विन। ओके, 300 केल्विन। जैसे 5% ये वाला नहीं समझ में आया, नहीं तो 5% हम समझा देते हैं। आर का वैल्यू कितना बैठाइएगा, तो आर का वैल्यू बैठाइएगा नहीं 0.8282 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ओके, और आर का वैल्यू बार में यदि लाइएगा तो 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। जूल में लाइएगा तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इस तरह से आसानी से क्या कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, आज ऑब्जेक्टिव इतना सारा कर दिए, जो ऑब्जेक्टिव में दिक्कत होगा आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, उसका हम सॉल्यूशन कर देंगे। ओके।